नमस्कार, मैं विनीत कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल नॉलेज पर। तो आज हम जो इस बात की डिस्कशन कर रहे हैं वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिस चीज़ का है वो आप सबको मैं पहले ही बता चुका हूं। हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जितने भी आने वाले वीडियोज़ हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। यद्यपि इसके बीच में जो मैंने वीडियो बनाया था वो इंडिया और चाइना के रिलेशंस और जो उनके मध्य में जो डिस्प्यूट्स उभरे हैं वो बहुत ही करंट ज्वलंत मुद्दा था, जिसकी वजह से मैंने उस मुद्दे के ऊपर बात की थी। लेकिन आज जिस मुद्दे के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप पहले के वीडियोज में इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा के बारे में समझ चुके हैं। तो ये जो आप सबसे अनुरोध है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपको मुझसे शिकायत है या जो भी आप मेरे लिए सजेशंस देना चाहते हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मुझे लिख सकते हैं। तो इससे पूर्व में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशंस एल्बर्ट जेनिंग्स की है जिसे हम पढ़ लेते हैं। ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस आर द हील्स ऑफ द पास्ट एज वेल एज द टेस्टोस ऑफ द फ्यूचर। यहाँ पे जो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस, ये एल्बर्ट जेनिंग्स की है। ऑल कॉन्स्टिट्यूशन यानी जितने भी संविधान हैं वो सब पूर्व में जितने भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जितनी भी घटनाएं घटी हैं और किसी राष्ट्र के अंदर जो आइडियल्स हैं या उस राष्ट्र के अंदर जितने भी हीरोज ने काम किया है उसके पश्चात ही निकल करके इस मूल भावना के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं। और ये यही नहीं बात सीमित करते हैं, वो कहते हैं कि एज वेल एज यानी इसके साथ साथ टेस्टोस ऑफ द फ्यूचर यानी ये भविष्य के लिए वसीयत है। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, जब भी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो बहुत सारी बातें इसमें शामिल होती हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात शामिल होती है वो निकल कर आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्व में एक थोड़ी सी मैं हिंट देना चाहूंगा कि जब ऑटोमन साम्राज्य के द्वारा कुस्तुनिया में कब्जा कर लिया जाता है उसके पश्चात जो वैश्विक इतिहास में जो सबसे बड़ी घटना घटती है उससे एक बात समझ के निकल कर आती है कि यूरोपियन राष्ट्र के जितने भी व्यापारी थे उनके लिए कॉमर्शियल एक्टिविटीज को लगातार एशिया के साथ बनाए रखने के लिए उन्हें बहुत सारे समुद्री रास्तों की खोज करनी पड़ी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने व्यापारियों के जो उस साहसिक व्यापारिक खोजों के लिए कार्य करते थे। और उन्हीं सब में शामिल थी एक जो ग्रुप था जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचरस। इस मर्चेंट एडवेंचरस ने जो ब्रिटिश मूल का था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस ईस्ट इंडिया कंपनी में मर्चेंट एडवेंचरस के साथ साथ ब्रिटेन के बहुत बड़े रईस लोग भी शामिल थे जिनका वहाँ की सरकारी हुकूमत में भी थोड़ा सा कहीं न कहीं अपना सामर्थ्य रखते थे। The company received the royal charter on 31st December 1612 during the Queen Elizabeth I। जो कंपनी ने जो इनको शाही फरमान जो इनको प्राप्त होता है वो प्रथम एलिजाबेथ जो वहाँ की महारानी रहती हैं उनके समय पर प्राप्त होता है। और उसके पश्चात ये दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल बिहार ओडिशा इन 1765। जो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसका हिंट दे देता हूँ कि इंडिया में ये लोग जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 1600 के समथिंग आ जाती है। उसके पश्चात ही मुगलों की जब मुगलों का भारत में अवसान काल रहता है और मराठों के मध्य जो लगातार युद्धरत व्यवस्था थी और कहीं न कहीं भारत में राजनीतिक व्यवस्था चरमरा रही थी, उस समय यूरोपियन कंट्रीज के बहुत सारे लोग आते हैं जिसमें अंतिम रूप से कर्नाटक वार के पश्चात 1740 में तो जो दीवानी राइट्स इन्होंने 1765 में प्राप्त कर लेते हैं यद्यपि, लेकिन उससे पूर्व 1740 के कर्नाटक वार और उसके बाद 1758 में जो प्लासी युद्ध है और 1764 का बक्सर युद्ध है उसके पश्चात एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में उभरती है, जहां पर वो व्यापारिक गतिविधि के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी भारत में प्रभावी हो जाती है। उसी के बाद कंपनी का जो अधिकार है या कंपनी का जो शासन है वो शुरू होता है
और वहीं से हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है। ठीक है, ये बात मैं पहले ही आपको शामिल कर चुका हूँ, इमर्ज एज ए रीजनल पावर। और लगभग ये जो 1857 की जो सिपाही विद्रोह हुआ या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, उसके पश्चात 1858 तक, जब तक ब्रिटिश राज के रूप में भारत को स्वीकार नहीं कर लिया जाता है, तब तक कंपनी का राज भारत में माना गया है। इस समय जो सबसे पहली बात आती है वो है कंपनी रूल 1773 से लेकर 1858, और जो सबसे पहला एक्ट बन करके सामने आता है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट यानी एक नियामक नियम रहता है जिसमें टू रेगुलेट एंड कंट्रोल कंपनी फंक्शंस, क्योंकि कंपनी के बारे में बात चल रही है, तो सबसे पहले इसका मुख्य उद्देश्य था वो था कंपनी की जितनी भी गतिविधियां थी भारत में उनको नियंत्रण में लाना और उनके लिए कुछ नियम बनाना। क्योंकि यूरोप में उस समय या ब्रिटेन में उस समय कहीं न कहीं सुगबुगाहट होने लगी थी। बड़े बड़े उद्योगपति और अन्य उद्योगपति जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में सहयोगी न थे या उनको उसमें शेयर धारक न थे, तो उन्होंने कंपनी के जो राजनीतिक गतिविधियां थी और व्यापारिक जो लाभ था उसको सीमित करने के लिए कहीं न कहीं वहां पर नियंत्रण रखने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाती है। उसके बाद आती है टू रिकॉग्नाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। यहाँ पर ये जो कंपनी की जो प्रशासनिक गतिविधि है, क्योंकि जब दीवानी राइट्स प्राप्त हो जाते हैं तो कंपनी कहीं न कहीं प्रशासन में उलझ जाती है या प्रशासन में काम करने लगती है, तो वो कंपनी के प्रशासनिक और पॉलिटिकल फंक्शन, यानी क्योंकि वो राजनीतिक शक्ति के रूप में ऑलरेडी उभर चुकी है उस क्षेत्र में, तो वो इन सब चीजों को पहचान या इन सब चीजों को मान्यता प्रदान करता है। कौन? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक नियम। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण रहती है इसमें, वो लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये उस समय पर जो केंद्रीय प्रशासन की नींव 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा रखी जाती है। Now the governor of Bengal became the governor general of Bengal। यहाँ पर जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो है कि नाउ द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय 1765 के आसपास आपने सुना है, आपने पढ़ा भी होगा कि दीवानी राइट्स उन्होंने प्राप्त करते हैं वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, तो उसी समय उन्होंने भारत में बहुत सारे भूमि सुधारों की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो उसी समय लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल घोषित किया जाता है, और जैसे ही वो गवर्नर जनरल बंगाल घोषित हो जाते हैं तो उसके पश्चात जो मद्रास और बॉम्बे, क्योंकि मैंने इससे पूर्व में एक बात कही थी आपको कि कर्नाटक वार, यानी कर्नाटक वार से पता चलता है कि भारत के दक्षिणी हिस्से में भी कंपनी कहीं न कहीं रूप से कार्यरत थी और वहां उसने अच्छे से पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज में भाग लिया था। दूसरा बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे की जो स्थिति है वो पश्चिमी तट पे है, सेकंड थिंग। उसके बाद नॉर्दर्न इंडिया के साथ उसकी कनेक्टिविटी थी। तीसरा, उस समय की जो मराठा शक्ति थी उसके साथ लोहा लेने के लिए और उनके साथ कहीं न कहीं टक्कर देने के लिए बॉम्बे में उनका भी एक गवर्नर बैठा था। तो इस प्रकार से मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन आ गए। और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले, उसके साथ साथ यहाँ पे एक और बात महत्वपूर्ण आती है इसमें, सुप्रीम कोर्ट इन कोलकाता इन 1774, जब कंपनी में प्रशासनिक और कॉमर्शियल एक्टिविटीज के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने लगती है, तो उसमें कहीं न कहीं न्याय की प्रक्रिया के लिए भी बात उठती है। और 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। और ये जो पिक्चर है वो आप समझ सकते हैं कौन है, और ये है बहुत अच्छे से, मैं पहले से भी 2-3 बार इसके बारे में बात कर चुका हूँ। ये है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल घोषित किया गया था इनको। अब आती है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की बात है। जस्ट इसमें 1773 के जो भी नियम थे, क्योंकि 1773 के नियमों में एक बात जो आपसे शामिल नहीं कर पाया वो थी कि उसने कंपनी के अंदर जो भी अधिकारी हुआ करते थे
वो रिश्वत लेते थे, बहुत सारी चीज़ों को अवैध व्यापार करते थे, यानी अनियमित रूप से व्यापारिक गतिविधियों में शामिल थे, उन सबको रोकने की बात कही। तो उस समय कहीं न कहीं उस अधिकारी तबके को एक जो विरोध करने की शक्ति, कह सकते हैं आप, विरोध की कहीं न कहीं भावना जागृत हो रही थी कंपनी के प्रति, उसको कहीं न कहीं शांत करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया और उससे उनके प्रति, यानी जो भी अधिकारी थे कंपनी के अधिकारी, उनके प्रति जो न्यायिक प्रक्रिया थी उसको शांत करने का प्रयास एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा किया गया है। और दूसरी इसमें जो महत्वपूर्ण बात कहीं न कहीं मुझे लगती है, और वो है इसमें कि भारतीयों के धार्मिक और अन्य गतिविधियों में ब्रिटिशर्स या कंपनी के अधिकारियों की दखलंदाजी को बंद करने की बात कही गई है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ये भी एक रेगुलेटिंग एक्ट है, और जस्ट इसका जो नाम है पिट्स, वो इसलिए है क्योंकि उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो मिस्टर विलियम पिट थे, इसीलिए उनका नाम के आधार पर ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसको कहा गया है। Divided the political and commercial activities. तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, जो 1784 में जो आया उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो उभरकर सामने आती है वो है डिवाइड द पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल, यानी इसमें कंपनी के जो राजनीतिक और व्यवसायिक गतिविधियों को अलग कर दिया गया। ठीक है। सेकंड थिंग है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कॉमर्शियल अफेयर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स। जब पहले पॉइंट में बात करते हैं कि जो पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज को अलग कर दिया जाता है, तो उसके लिए जो कंट्रोल करने वाली बात थी वो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जो निदेशक मंडल है वो व्यापारिक गतिविधियों को नियमित करता है या नियंत्रित करता है, और वहीं जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है यानी नियंत्रण मंडल है वो राजनीतिक गतिविधियों के नियंत्रण के लिए काम करने लगता है। तो ये जो इसमें याद रखने वाली बात है, आपको एग्जाम्स के दौरान भी ये सबसे महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखनी है, इन दो चीजों को हमेशा शामिल करना है। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जब भी बात आप करते हैं, फर्स्ट यानी राजनीतिक और व्यवसायिक गतिविधियों को अलग कर देता है, और दोनों के लिए अलग अलग दो बोर्ड्स की स्थापना करते हैं, जिसमें फर्स्ट है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और सेकंड है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कॉमर्शियल अफेयर्स और सेकंड है बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रिकॉग्नाइज द कंपनी ऑक्यूपाइड एरिया एज ए ब्रिटिश ऑक्यूपाइड एरिया। मैं पहले भी एक स्लाइड में बात कर चुका था कि कहीं न कहीं कंपनी जो जितनी भी गतिविधियां यहाँ पर कॉमर्शियल और पॉलिटिकल गतिविधियां कर रही थी, उसके पश्चात कहीं न कहीं ब्रिटेन ने एक अन्य सत्ताधारी पक्ष को और साथ साथ अन्य व्यापारियों को जो एक संदेह था, उसके पश्चात कहीं न कहीं ब्रिटिश संसद में ये बात लगातार उभर रही थी और निकल रही थी कि कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी अपने आप में एक अलग ही देश का निर्माण करते या राष्ट्र का निर्माण करते और उसका ही एकाधिकार बना ले। तो लगातार ब्रिटिश संसद के द्वारा उसको ऊपर नियंत्रण बढ़ाया जा रहा था, और उस समय जो बात एक और पॉइंट है वो है नंबर 3 पॉइंट है कि ब्रिटिश ऑक्यूपाइड एरिया, यानी जो भी कंपनी के पास रीजनल पावर के रूप में एक बड़ा क्षेत्रीय शक्ति के रूप में जो उभरी थी और उसने जिस अधिकार जिस क्षेत्र पर किया था, उसको अब ब्रिटिश ऑक्यूपाइड एरिया माना जाने लगा। ये मिस्टर विलियम पिट की ही पिक्चर थी। अभी भी हम बात करते हैं चार्टर्स एक्ट 1833, लेकिन से जाने से पूर्व इसमें एक चार्टर एक्ट 1813 भी है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया है क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण नहीं, बस उसमें एक छोटी सी बात है। उसमें कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। भारत में जितनी भी उसकी व्यवसायिक गतिविधियों का जो उसे एकाधिकार प्राप्त था उसको समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन उसमें चीन के साथ कंपनी का एकाधिकार को बरकरार बनाए रखा जाता है। वो उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है और यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी बात हम कर लेते हैं चार्टर्स एक्ट 1833। इसमें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इससे पूर्व आप बात कर रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लेकिन अब भारत को ब्रिटिश ऑक्यूपाइड एरिया तो कर ही दिया उसे, उसके साथ साथ उन्होंने पूरे
भारत में जितने भी कंपनी के द्वारा अधिकृत क्षेत्र थे उन सबको कहीं न कहीं एक सूत्र में पिरोने के लिए जो सबसे पहली बात कहीं में दिखाई देने लगती है, परिलक्षित होती है, वो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे ही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक को घोषित किया जाता है, उसके पश्चात जितने भी भारत में उनके गवर्नर्स थे, बंगाल में रहे हों या मुंबई में रहे, बॉम्बे में रहे हों, और उस समय तत्कालीन मद्रास में रहे हों, वो सब किसके अधीन आ गए? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन आ गए। तो यानी अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। छोटी छोटी परीक्षाएं जो कि एसएससी या थर्ड या सेकंड ग्रेड के लेवल की परीक्षाएं होती हैं राज्य स्तर पर, उन सब में इन परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है स्नेच द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। तो मैं पहले ही पॉइंट में बात कर चुका हूं ऑलरेडी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और उन्होंने उनकी लेजिस्लेटिव यानी जितने भी कानून बनाने की विधायी शक्तियां थी मद्रास और बॉम्बे के जो जनरल्स थे उनसे गवर्नर्स थे उन्होंने अपने पास ले ली। तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, नाउ द लॉज वर एक्ट। अब जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट थे, क्योंकि यहाँ पर जो विधायी शक्ति थी वो गवर्नर जनरल के पास पहुंच गई, और उसके पश्चात एक परिषद की भी स्थापना होती है, जिसकी वजह से विधायी परिषद की स्थापना होने की वजह से जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट हैं वो लॉज एक्ट बन गए। अब यहाँ से आप बात हमेशा देखते रहेंगे तो चार्टर्स एक्ट है, ना कि रेगुलेटिंग एक्ट है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट सिर्फ कंपनी के कार्य गतिविधि को नियंत्रित करते हैं, लेकिन जो चार्टर्स एक्ट हैं वो भारत में प्रशासनिक विधि के बारे में बात करते हैं। क्योंकि 1833 के चार्टर्स एक्ट के पश्चात भारत में विधायी परिषद की भी स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जहां इससे पूर्व लगातार बात हो रही थी कॉमर्शियल एक्टिविटीज की, लेकिन अब वह पूरी तरीके से एक प्रशासनिक निकाय बन जाता है। ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। यद्यपि मैं इस पॉइंट में बात करना चाहूं तो भारत के लिए इसमें बारे में बात कही थी कि भारतीय भी अब सिविल सर्विसेज यानी उससे पूर्व जो भारत में आईएएस सेवा है, उससे पूर्व वहां पर आईसीएस की सेवा हुआ करती थी, उसमें भारतीयों को शामिल करने की बात कही गई। लेकिन अब वो बात सिर्फ बात ही थी, क्योंकि वो बात सिर्फ एक वादा थी, यद्यपि उसमें कहीं ना कहीं हमें शामिल नहीं किया गया है। ये सर्वविदित है। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का पिक्चर है। The Charters Act of 1853. The Charter Act of 1853. चार्टर एक्ट ऑफ 1853 या जो चार्टर एक्ट 1853 है, ये कंपनी के शासनकाल का अंतिम में बन के रह जाता है, क्योंकि इसके पश्चात तो कंपनी 1857 का जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसके पश्चात कंपनी राज समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश राज शुरू होता है। तो इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कहीं ना कहीं चल के भारत में म्यूचुअल के लिए भी जिम्मेवार बनेंगी, लेकिन सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल की जो विधायी परिषद थी उसकी जो शक्तियां थी उनका यहाँ पर विभाजन कर दिया गया, क्योंकि उसमें जहाँ पर लेजिस्लेटिव यानी विधायी शक्तियां और साथ साथ उसकी कार्यकारी शक्तियों में कार्यकारिणी में परिवर्तन लाया गया है। क्योंकि यहाँ पर जब विधायी शक्तियों में इसमें 12 सदस्य हो जाते हैं और जहाँ एक्जीक्यूटिव में इसमें मात्र 6 सदस्य रहते हैं। जो 6 नए सदस्य शामिल किए जाते हैं, देखो सबसे सेकंड पॉइंट में बात निकल करके भी यही है कि 6 न्यू मेंबर्स एडेड इन काउंसिल, यानी जब ये विधायी शक्ति के रूप में कार्य करती है तो इसके अंदर जो 6 नए सदस्य हैं उनमें है, एक तो है बंगाल से जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं, एक और अन्य न्यायाधीश रहते हैं, और उसके बाद बंगाल, आगरा, मद्रास और बॉम्बे से एक एक सदस्य को इस कार्यकारिणी में शामिल किया जाता है। इंडियन सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यहाँ पर सॉरी मैंने एग्जाम्स नहीं लिख पाया है, लेकिन इंडियन सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भारतीयों को भी अब जो
प्रशासनिक सेवा थी उसमें शामिल करने की बात उभर कर बिल्कुल सामने आ चुकी है और यहाँ से भारतीयों को भी शामिल किया जाना शुरू किया जाता है। इसके लिए लॉर्ड मैकाले और अन्य सदस्यों का सलाह दी जाती है या उनके द्वारा इसके बारे में विचार विमर्श भी किया जाता है और एक बोर्ड का भी गठन किया जाता है जिससे भारत में नई शिक्षा पद्धति के बारे में बात आगे इसी के माध्यम से चलती है। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो अब तक लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो अस्थायीपन था सदस्यों का, जो अस्थायी रूप से रहते थे, अब उनको पूर्ण रूप से पूर्णकालिक सदस्य के रूप में दर्जा दे दिया जाता है। यहाँ पर ये मेरी जितनी भी स्लाइड थी उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो समाप्त नहीं होता है। अब हम इससे आगे 1858 के पश्चात यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके पश्चात बातें करेंगे। लेकिन मैं आप सबसे एक नम्र निवेदन करता हूँ कि यदि मुझसे कोई भी त्रुटि हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें। लेकिन जो भी आपको शिकायतें हैं या जो भी आप मुझे सजेशंस देना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेजफुल पर। और यदि आप मुझसे सहमत हैं कि मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दे पाने में संभव रहा हूँ तो आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ तक हो सके शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।